हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ और हमारे टॉपिक का नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। सो नाउ व्हाट इज कार्बन फ्री रेडिकल? ऐसे कार्बन जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सो उसको हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अगर हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, सो कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल आता है CH3 और यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इस स्पीसीज़ के पास जो हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। सो ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दिस इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसका जो लाइफ टाइम है ये बहुत ही शॉर्ट होता है। इसका लाइफ टाइम 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻⁹ सेकेंड तक होता है। सो आप देख सकते हो दिस इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, ठीक है। अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये कॉमन एग्जाम्पल की ही बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे CH3 का एग्जाम्पल लें, यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं मीन्स। और अगर लोन पेयर की बात करें तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ये देखो, दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है। इसीलिए लोन पेयर की जगह पे हम 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। अब ये जो p ऑर्बिटल है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो p ऑर्बिटल है ये इसके परपेंडिकुलर है, मीन्स इसके और इसके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। एंड ये जो 3 ये कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन है, ये प्लेनर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो आ जाता है वो प्लेनर होता है। अब हम बात कर रहे हैं, ये किसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, किस टाइप के रेडिकल की? CH3, ठीक है। अगर हमारे पास CD3 टाइप का रेडिकल आता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होगी। अगर हमारे पास CH3 CH2 इथाइल रेडिकल आ जाता है वहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 ही होगी। बट यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। अगर आपके पास CF3 रेडिकल की बात हो वहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें फ्लोरीन के पास जो हैं, तीनों फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन के लोन पेयर्स जो हैं इनमें रिपल्शन हो जाती है। और रिपल्शन होने की वजह से ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है ये पिरामिडल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन के पास, तीनों फ्लोरीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये वाले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें रिपल्शन आ जाती है, और रिपल्शन होने की वजह से ये प्लेनर से पिरामिडल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जो CH3 टाइप के रेडिकल होंगे वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp2 होगी। बट अगर कहीं आपके पास CF3 आ जाता है, CCl3 रेडिकल आ जाता है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है sp3 में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम CH3 की ही बात करते हैं, CH3 रेडिकल कैसे फॉर्म हुआ होगा? देखो, ये रेडिकल है। यहाँ पे ये कोई एटम दिया हुआ है। अब ये वाले जो रेडिकल की जो फॉर्मेशन होती है इसमें कार्बन
और जो एटम होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस एटम और इस जो वाई एटम है, कार्बन और वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। मींस इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज नहीं होती है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब अब ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है, और हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास CH4 की अगर हम क्लीवेज कराएं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। सो यहाँ पे भी क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अब ये क्लीवेज जो होती है या तो लाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, जब ये दिया हुआ हो। सो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम देखें सो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है। सो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिसिस होगी और हमारे पास रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे ही अब यहाँ पे तो दोनों ही क्लोरीन एटम है, लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी और हमें 2 Cl रेडिकल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर ऑक्साइड का है। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और हमें 2 RO रेडिकल्स मिल जाएंगे। वैसे ही क्या है, अब ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी और हमें रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब रेडिकल की फॉर्मेशन सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट की प्रेजेंस में होती है। सो ये हमारे पास आता है बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड वीक होता है जब हम हीटिंग देते हैं, ठीक है। सो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हीटिंग की वजह से ये क्लीवेज हो गई हमारे पास, हमें फ्री रेडिकल मिल गया। बट ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हीटिंग प्रेजेंस है। सो उसके बाद क्या होता है, अगेन होमोलिटिक क्लीवेज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसी की वजह से ये रिएक्शन फर्दर जा रही है और हमें फिनाइल रेडिकल मिल जाता है। सो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बेंजोइल पेरोक्साइड की जब हीटिंग होती है तो हमें कौन सा रेडिकल मिलता है, सो आपको याद रखना है इसमें रेडिकल मिलता है हमें फिनाइल रेडिकल। यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाना है बच्चे, यहीं तक स्टॉप करने के बाद गलती कर देते हैं। उसके बाद आपको ये ट्रिक याद रखना है, हेल्पर, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है जिससे आपको पता चल सकता है, मीन्स आपको हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। सो सबसे पहले आता है हीट, ठीक है, H फॉर हीट। हीट क्या है, कोई भी अगर हीट 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट हो सो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के चांसेस होते हैं। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होते हैं, या तो हम बोलते हैं थर्मोलिसिस हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, थर्मोलिसिस या फिर पायरोलिसिस, लिसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल देखो सो इसमें एग्जाम्पल आता है कोल्व इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें एल्केन की फॉर्मेशन होती है। सो ये वहाँ पे भी एक्चुअली जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट की प्रेजेंस में या हम बोलें कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप क्लोरीन को हीट की प्रेजेंस में भी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी और आपके पास रेडिकल मिल जाएंगे,
Cl रेडिकल मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास पर ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड में आपने पीछे एग्जांपल्स देखे ही हैं, HOOH, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो यहाँ पे भी आपको OH रेडिकल मिलता है। या फिर अगर आप ये ऊपर वाला एग्जांपल देखो, बेंजोइल पेरोक्साइड है, सो यहाँ पे भी रेडिकल मिलता है। उसके बाद आता है आपके पास रेडिकल। अगर कोई रेडिकल हो, सो रेडिकल की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये प्रोपोगेट करती है, फर्दर रिएक्शंस को प्रोपोगेट करती है। अगर आप एग्जांपल देखो, सो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे CH4 है, ठीक है, और आपके पास Cl रेडिकल दिया हुआ है। सो Cl रेडिकल, दिस इज हाईली अनस्टेबल स्पीसीज। ये क्या करेगी, रिएक्शन को प्रोपोगेट करती रहेगी। CH3Cl मिल जाएगा आपको, प्लस H रेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। और Cl रेडिकल जो हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये आपस में भी कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद न्यूट्रल स्पीसीज बना देते हैं। सो ये आपको वर्ड याद रखना है, ये हेल्प करेगा कि कहाँ कहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के चांसेस हैं। अगर आप इसका एग्जांपल देखो पर ऑक्साइड में, सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जहाँ पे यूज़ होता है एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। सो वहाँ पे भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। सो जैसे कि हमें पता ही है कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। सो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स लगेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे, सो वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जैसे कार्बोकेटाइन में होता था। सो अगर हम देखें यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना हो, सो ऑर्डर कैसे चेक करेंगे। सो आप सबसे पहले देखोगे कि रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद देखोगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, और उसके बाद देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट। सो ये ऑर्डर आपको देखना है। अगर आपके पास एग्जांपल है जहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, सो आपको प्रायोरिटी रेजोनेंस को देनी है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ होगा, सो वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। मींस अगर हम बात करें, सो प्लस H इफेक्ट जो है वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, प्लस I इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। बट अगर हमारे पास माइनस I इफेक्ट लगता है, ठीक है, या फिर माइनस M इफेक्ट लगता है, सो ये जो है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। प्लस M इफेक्ट जो होता है वो भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अब हम अपने सबसे बेसिक कॉमन एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हम फ्री रेडिकल लेंगे और उनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले क्या है, मिथाइल रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल है, देन सेकेंडरी रेडिकल है, देन टर्शरी रेडिकल है। अब टर्शरी रेडिकल में देखो, सो यहाँ पे हम देखें, सो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और तीनों मिथाइल ग्रुप जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे होगी, प्लस H इफेक्ट लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन की। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखें, सो यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। साथ में जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस I इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस I इफेक्ट लगेंगे, और यहाँ पे 3 प्लस I इफेक्ट्स लगेंगे, मतलब 3 मिथाइल की वजह से प्लस I इफेक्ट्स लग रहे हैं। सो हम देख रहे हैं कि ये रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट हो रहे हैं, ठीक है, और प्लस I इफेक्ट से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट्स हो रहे हैं। दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो टर्शरी रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मिथाइल रेडिकल में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, सो ये लीस्ट स्टेबल है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। सो अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे यहाँ पे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। सो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे तो सिर्फ हमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट लग रहा है या प्लस I इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। सो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ हो सकते हैं, बट यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखें, सो हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ, यहाँ पे रेडिकल आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए CH2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा और यहाँ पे ये सेम रहेगा CH2, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे रेडिकल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या होगा, अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया CH2 रेडिकल। सो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, दिस इज़ एलिलिक रेडिकल। ये क्या है, एलिलिक रेडिकल है, ये इथाइल रेडिकल है, ये मिथाइल रेडिकल है। अब इनकी स्टेबिलिटी देखो। सो यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। यहाँ पे ये जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। सो सबसे पहले हमने क्या बताया है कि सबसे पहले प्रेफरेंस रेजोनेंस को देनी है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन प्लस आई इफेक्ट। सो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। अब नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम देखते हैं, सो अगर हम इन तीनों को देखें, सो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, तो हमें पता चल गया कि सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी, ये 3rd नंबर पे आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सो रेजोनेंस से इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेजोनेंस दोनों में हो रही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है वो सेकेंडरी रेडिकल है, ठीक है, और ये जो है वो टर्शरी रेडिकल है। और हमें पता है कि जो सेकेंडरी रेडिकल होता है वो लेस स्टेबल होता है देन टर्शरी रेडिकल से। सो जो स्टेबिलिटी होगी वो कुछ ऐसी आएगी, टर्शरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, जहाँ से डिफ्रेंशिएट हो सकता है ये वाले ग्रुप्स हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। सो आपको जो फोकस करना है वो इन तीनों ग्रुप पे करना है, ओके। सो हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो -m इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। बट डोमिनेट इफेक्ट जो होता है वो -m इफेक्ट होता है। जो OH ग्रुप है वो +m इफेक्ट शो करता है और CH3 है, ये जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, +H इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सो ये तो -m इफेक्ट तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम बात करें, सो ये वाला जो रेडिकल होगा ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी 4th नंबर पे। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये 3rd नंबर पे आएगा क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप जो है नहीं लगा हुआ है, कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हाइपर कॉन्जुगेशन में और मेसोमेरिक में। अगर हमें कंपेयर करना हो तो हमें पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। सो फर्स्ट जो है वो ये आएगा, देन सेकेंड जो है वो ये आएगा, उसके बाद 3rd ये आ गया एंड 4th नंबर पे ये आ गया। सो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मेसोमेरिक इफेक्ट में कैपेसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट करे, प्रेफरेंस होती है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो इसको मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट जो है देखो, यहाँ पे तीनों में रेजोनेंस हो सकती है, ठीक है, तीनों में कॉन्जुगेशन है, तीन पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब तीनों में पाई बॉन्ड्स इक्वल हैं। सो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है ये, ठीक है। ये जो है ये लीनियर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है,
ये जो है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन रेडिकल, देन ठीक है। और यहाँ पे देखें सो ये लीनियर है, लीनियर कॉन्जुगेशन है, और ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। सो हमें पता है कि प्रेफरेंस स्टेबिलिटी में अगर सारे बॉन्ड्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल हो, सो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन देते हैं स्टेबिलिटी के केस में, देन लीनियर कॉन्जुगेशन होती है, उसके बाद क्रॉस कॉन्जुगेशन आती है। अब हमारा ये लास्ट एग्जाम्पल है। सो मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा फ्री रेडिकल की। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप है, मीन्स इसके सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होंगे कंपैरेटिवली, यहाँ पे एक ही फिनाइल ग्रुप है। सो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इस वाले रेडिकल की होगी, देन इस वाले रेडिकल की होगी। और ये हमारा जो है वो फर्स्ट रेडिकल है जिसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। अब इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम देखते थे, तो वहाँ पे ऑर्डर जो होता था स्टेबिलिटी का वो होता था कि एरोमेटिक होगा, ठीक है, देन हम रेजोनेंस देखते थे, देन हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते थे, एंड देन हम देखते होते थे इंडक्टिव इफेक्ट। बट यहाँ पे ये फ्री रेडिकल के केस में हमें एरोमेटिसिटी या फिर एंटी एरोमेटिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं यूज़ होता है, ठीक है। सो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमें पता है, हमें हक्कल रूल को फॉलो करना पड़ता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी हमें रूल फॉलो करना पड़ता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड नंबर में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इवन नंबर में ही आएंगे। अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 1 पुट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो जैसे जैसे वैल्यूज़ आप बढ़ाते हो, आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इवन नंबर में मिलेंगे, और यहाँ पे भी 4 के मल्टीपल होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वो भी इवन नंबर में मिलेंगे। बट रेडिकल के केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊँ, सो देखो हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करें, तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो एंटी एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे कम होगी, मतलब बहुत जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। बट अगर हम रेडिकल देखें सेम केस में, सो यहाँ पे क्या होगा, एक रेडिकल होगा, ठीक है, मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑड नंबर ऑफ आएंगे। अगर वैसे ही अगर हम बात करते हैं ये वाले रेडिकल की, या फिर अगर ये कार्बोकेटाइन की बात करें, सो यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन को तो हम बोल सकते हैं एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। बट अगर रेडिकल का केस ले, सो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये रेडिकल जो है वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। सो फ्री रेडिकल के केस में एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का कोई केस नहीं आता है। सो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं बताऊँ, सो कौन कौन सी रिएक्शंस में कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होता है। सो फर्स्ट रिएक्शन जो आती है वुड्स रिएक्शन आती है, हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ोगे इसको, वुड्स रिएक्शन। इससे क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन्स बनाते हैं, ठीक है, सोडियम की प्रेजेंस में। सो इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होता है। सेकेंड रिएक्शन जो आती है वो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस आती है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और जो मैकेनिज्म यूज़ होता है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसमें भी एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन्स में, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन रिएक्शंस होती हैं एल्कीन्स में। सो वहाँ पे भी जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।